बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम जायज़ा विद माबिश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में एक बर्निंग इशू चल रहा है, गंदम सब्सिडी। गंदम सब्सिडी ख़त्म की जा रही है, गंदम की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, गंदम की बोरियों में कटौती की जा रही है। इस तरह के स्टेटमेंट्स मंजर आम पर हैं। बट द क्वेश्चन इज़ कि गिलगित बल्तिस्तान, या फिर यूँ कह लूँ कि बेआईन सरज़मीन गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का नामो निशान नहीं है, दीगर हकूक़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हासिल नहीं है, तो फिर जो एक हसास मामला है ये सब्सिडी का, इसके ऊपर बात ही क्यों की जाती है, इस मामले को छेड़ा ही क्यों जाता है? ये सवाल है नाज़रीन हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों से, गिलगित बल्तिस्तान के जो बड़े आला हुक्मरान बनते हैं और समझते हैं कि आवाम का जो मुस्तकबिल है वो उनके हाथों में है, उन्होंने फ़ैसला करना है, मुस्तकबिल को संवारना है। उनसे ये सवाल है कि आप दीगर पॉइंट्स हैं, दीगर फैक्टर्स हैं, सेक्टर्स हैं, आप उनके ऊपर क्यों नहीं जाते? हर बार गिलगित बल्तिस्तान में कुछ इशूज़ जन्म लेते हैं जिनमें सर फहरिस्त हमेशा गंदम इशू रहता है, गंदम सब्सिडी रहता है। नाज़रीन, आज इस हवाले से कुछ चंद अहम जो है वो पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूँगी, क्योंकि इसके ऊपर से काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि गंदम सब्सिडी इशू के ऊपर अभी तक आपने बात नहीं की, फैक्ट एंड फिगर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो नाज़रीन, आज बात करते हैं गंदम सब्सिडी के इशू के ऊपर, जो इस वक्त 3 नाम सर फहरिस्त नज़र आ रहे हैं, जो कि आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई गंदम सब्सिडी में जो अभी छेड़खानी की गई है वो ठीक है, इत्मीनान बख्श हैं, आवाम घबराएं नहीं, आवाम को फैसिलिटेट करेंगे और हम बैठे हैं ना, हम किस लिए हैं, हम आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, महंगाई जितने मर्ज़ी जो है ना उसका जिन काबू में ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपको रिलीफ देंगे। ये दावा है नाज़रीन कुछ शख्सियात का, जिनमें सर फहरिस्त मेरे पास आज जो नाम है शहजाद आगा साहब का और शम्स लोन साहब का और ईमान शाह साहब का। नाज़रीन, बात करते हैं वन बाय वन इन्हीं के ऊपर। शहजाद आगा साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में मैदान में आए हैं। उनका कहना ये है कि भाई अभी जो 40,000 जिनकी आमदनी है, माहाना आमदनी जिनकी 40,000 से कम होगी, उनको वही सेम रेट पे जो है वो गंदम दिया जाएगा, आटा उसी रेट पे उनको मुहैया होगा। और कैटेगरीज चूँकि इसकी बनाई गई हैं, जो हमारी मिडिल क्लास है, लो क्लास है और अपर क्लास है, तीनों को जो है वो कैटेगराइज करके और बड़ा ही जो है ना वो नाप तोल के जो है गंदम इनको दिया जाएगा। कीमतों में जो है ना वो हल्का हल्का सा फ़र्क नज़र आएगा। तो जो 40,000 से बिलो जिनकी सैलरी है, जो माहाना आमदनी रखते हैं, उनको सेम रेट पे दिया जाएगा। जो ब्यूरोक्रेट्स डेमोक्रेट्स हैं उनको जो है वो 5,500 रुपये की जो है वो दी जाएगी। और दीगर इसी तरह से जो हमारे मिडिल क्लास हैं तो वहाँ पर भी जो है वो कीमतें मुख्तस की जा रही हैं। ठीक हो गया शहजाद आगा साहब, मान लेते हैं, ठीक है, आप लोगों ने कैटेगरी बना ली है और उसमें लो मिडिल अपर क्लास के लोगों को आप जो है वो डिफरेंट कीमतें रखेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, बड़े तीर बड़े जो नहीं आप लोगों ने निशान गाड़े हैं, बहुत बड़े बड़े जगहों पर बड़े मुआरके सर अंजाम दिए हैं, आप लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर अभी तक तो मैं नहीं आऊँगी, सिर्फ गंदम के उसके ऊपर बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये जो आप लोगों ने कैटेगरी बनाई है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा, कौन निशानदेही करवाएगा कि लो क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इनमें फ़र्क कौन समझाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा पास्ट में लेके चलूँ तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स याद तो होगा आपको, याद होगा पूरी जो पीपल्स पार्टी की जमात हैं, नॉट जस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान बट ओवरऑल मैं बताना चाह रही हूँ, 21 से 22 ग्रेड के ऑफिसर्स भी जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे। बल्कि सिर्फ वही मुस्तफ़ीद नहीं, सिर्फ आवाम जो हमारी लो क्लास है उन तक तो ये फैसिलिटी पहुंच ही नहीं रही थी। और ये तमाम तर जो ऐशो अय्याशी हैं वो हमारे 21 से 22 से जो अपर क्लास के जो ग्रेड्स रखने वाले ऑफिसर्स हैं वो लूट रहे थे, वो अय्याशी कर रहे थे और ये मंजरे आम पर हैं। तो क्या गारंटी है कि ये जो कैटेगरीज आप लोगों ने बनाई हैं और जो रकम आप लोगों ने मुख्तस किए हैं और आप जो आवाम को गारंटी देने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को कैटेगरी बनाकर उस हवाले से हम लोग जो है वो तकसीम करेंगे गंदम प्लस वो जो रेट्स मुख्तस किए हैं, क्या गारंटी है?
नाज़रीन, यहाँ पर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉलीपॉप, सिर्फ़ और सिर्फ एक धोखा जो कि अवाम के साथ किया जा रहा है। कोई कैटेगरीज नहीं होंगी इसमें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। और जो अभी भी मुराद अपने ले रहे हैं, जिस अंदाज में अभी तक की तारीख़ में, आज तक की डेट में हमारे जो लूट मार मचाने वाले लोग हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। गरीब आवाम के ऊपर ये बोझ रहेगा, गरीब आवाम के जो है वो गले में जो है ये महंगाई का तोख लटकाए रहेंगे। और ये जो बोल रहे हैं कि भाई कीमतों में जो है वो अप्स एंड डाउन्स की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कीमत मुख्तस हो चुकी है वो गरीब को भी वही पे करना पड़ेगा। जो हमारी लो क्लास है वही हमारी मिडिल क्लास को, और अपर क्लास तो वैसे भी जो है वो अपनी तरह से मुराद हासिल कर रहे हैं, उनको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो शहजाद आगा साहब ज़रा फरमाइएगा ना, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स में क्या आप लोगों ने कारनामे सर अंजाम दिए थे, जो भी आप आवाम को ये बता रहे हैं कि इसमें हम आवाम को रिलीफ देंगे। कैसा रिलीफ देंगे, कैसे रिलीफ देंगे आप लोग? यहाँ पर फेडरल में आप लोगों की चलती नहीं है, यहाँ पर आप लोग जो है वो सर झुकाए जी हुजूर में लगे रहते हैं। वहाँ पर आके आप जो है वो अब सीना चौड़ा करके आप आवाम को कहते हैं कि हम आप लोगों के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, हम आपको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। कैसे करेंगे? क्या कोई एग्जाम्पल है? क्या कोई आप लोगों को अभी तक का कोई ऐसा आप लोगों ने जो है वो झंडा गाड़ा है कि आवाम आप लोगों के ऊपर भरोसा करें? मैं आपको याद दिलाती चलती हूँ शहजाद आगा साहब, आपके अपनी जो एक जो पॉलिटिकल आपका अभी तक का करियर रहा है, आपकी जो कौम परस्ती से स्टार्ट करती हूँ। कौम परस्त आप एक लीडर हैं, ये अपने आप को आप कहते हैं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से ऐसे जो नहीं है, परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ, रेशियो की बात करूँ, आपको मानते भी हैं, कौम परस्त लीडर आपको मानते हैं, आपके ऊपर एतमाद करते हैं। उस दौर में आपने क्या किया? आपने जो है वो ऐलानात किए, आपने गला फाड़ फाड़ कर माइक पर जो है वो चौकों पर खड़े होकर कहा कि गंदम सब्सिडी के ऊपर कभी कोई बात नहीं करे, इस मामले को कोई छेड़े नहीं। ये हमें भुट्टो आपका उस वक्त जिंदा हो जाता है, ठीक है, जब आपने वोट लेने हो तब आप लोगों को भुट्टो जो है वो जिंदा हो जाता है। जब आप लोगों ने इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ पे जब आवाम को पागल बनाना हो, जब आवाम के साथ मुनाफिकत रचानी हो, तब आप लोगों को भुट्टो याद आता है, भुट्टो तब जिंदा होता है। आप चौकों पर माइक ले लेकर आप खड़े हुए और आपने कहा कि इस हसास मामले के ऊपर खबरदार जो कोई हुकूमत जो है वो छेड़खानी करे, खबरदार जो फेडरल में भी अगर किसी ने गंदम सब्सिडी ख़त्म किया, कटौती किया, कीमतों में इजाफा किया, ये भुट्टो का दिया हुआ हमें एक तोहफा है, ये भुट्टो का दिया हुआ हम पर एक एहसान है, और ये इस मामले के ऊपर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। ये शहजाद आगा साहब आपकी अपनी वर्डिंग्स रही हैं कौम परस्त लीडर के तौर पर। जब आप सामने आए, आप चौकों पे खड़े हो गए, आप धरनों में शामिल होकर जब जब गंदम इशू बढ़ा है, आपकी ये स्टेटमेंट्स रही हैं। उसके बाद जब आप आए जी असम्बली में अपोजिशन के तौर पर आप बैठे, उस वक्त आपने बड़े ही जो है वो दिलेराना अंदाज में आपने कहा कि भाई गंदम सब्सिडी किसी भी हाल में ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कोई कैटेगरी नहीं बनेगी, कोई जो है ना इसमें 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया जाएगा, ना ही गंदम की जो बोरियां हैं उनमें कमी आएगी, जो क्वांटिटी है उनमें कमी नहीं की जाएगी। खालिद खुर्शीद साहब ने नहीं की थी जो क्वांटिटी है उसमें कमी, बजट के ऊपर कटौती नहीं लगाई थी। आपके क्या अल्फाजात थे? आप लोगों ने कहा कि जो काम भुट्टो साहब करके गए हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो ना कोई कर सकता है और ना किसी का ऐसा विजन है, ये हमें जो है वो अनायत मिली है भुट्टो साहब की जानिब से, तो इसके ऊपर तो कोई कुछ करे ही नहीं। इसके ऊपर आपने खालिद खुर्शीद साहब को जितना जलील किया, आपने खालिद खुर्शीद साहब को जितना नाअहली का आपने ताना दिया, ऑन रिकॉर्ड जो है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। बल्कि मैं ये कहूँ कि आपके बोले गए हर जुमले जो है इस वक्त मेरे पास रिटन फॉर्म में मौजूद हैं। इफ़ यू वांट आई कैन ट्रांसलेट, और मैं यहाँ पर पढ़ के भी सुना सकती हूँ। नाज़रीन, ये मेरे पास अवेलेबल है जितने इनके रहे हैं, जो इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्टेटमेंट्स झाड़े थे। खालिद खुर्शीद दौर में जो है वो 16-18 हज़ार बोरियाँ जो है, अगर 16-18 लाख जो बोरियाँ हैं उसमें जब कटौती करके 11-12 के ऊपर आए तो सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले यही शहजाद आगा साहब थे। गला फाड़ फाड़ के तो ये चीखते रहे कि भाई इसके ऊपर कोई बात ना करें, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जो है वो बेसिक राइट है, और सब्सिडी के ऊपर कोई जो नहीं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी बात। और आज देखें जब वो बन गए हैं मिनिस्टर, वो भी मिनिस्टर एजुकेशन बने हैं नाज़रीन, मिनिस्टर फूड नहीं बने हैं। शायद इस चीज़ की कन्फ्यूजन शहजाद आगा साहब को भी है, शायद इस चीज़ की कन्फ्यूजन जो है वो अभी असम्बली में बैठे मेंबरान को भी है, और शायद इस चीज़ की कन्फ्यूजन अभी जो एक हुकूमत है, निगरान हुकूमत मैं तो कहूँगी, और ये जो एक खिचड़ी बनाई हुई है
तो इनको भी शायद यही एक कन्फ्यूजन है कि ये मिनिस्ट्री इनके पास है आखिर कौन सी। एजुकेशन की इनके पास मिनिस्ट्री है, ये जाके बैठ रहे हैं, फूड के हवाले से ये ब्रीफिंग दे रहे हैं, फूड के हवाले से ये अवाम को मुतमईन कर रहे हैं, गंदम सब्सिडी के ऊपर ये जाके बात कर रहे हैं। पहले तो काइंडली अपनी मिनिस्ट्री को समझें, इसमें जो है ना अच्छे अंदाज में आपका यहाँ पर बैठ के बात करना बनता है। खैर, आप बीइंग ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट या फिर एक हुकूमत का हिस्सा बनकर आप चलें, इसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपना असल काम तो आप देखें ना। और जब आज आप मिनिस्टर बन गए हैं तो आपको कोई इसमें गलती नज़र नहीं आती और ये बोलने में आपको कोई कबाहत महसूस नहीं होती कि भाई गंदम सब्सिडी के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट छेड़खानी करने जा रही है, गंदम सब्सिडी के ऊपर जो है वो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, गंदम सब्सिडी के ऊपर जो है यहाँ फेडरल में तो कोई सुनने को तैयार है नहीं, आप लोगों के अंदर बोलने की तो हिम्मत है नहीं और वहाँ पर जाके आप लोगों ने अपनी हीरोगिरी तो दिखानी है। तो शहजाद आगा साहब, ये 3 टन्योर मैंने आपके गिनवा दिए हैं, 3 टन्योर मैंने आपके बता दिए हैं। तीनों टन्योर्स में ये जो आपका एक वे ऑफ बिहेवियर रहा है, आपकी जो मुनाफिकत रही है, साफ वाज़ेह जो है ना वो अंदाज में झलकती है। अब बताएं कि आपको जो है वो अगर मेरा बस चलता नाज़रीन तो जो काम शहजाद आगा साहब भी इस वक्त कर रहे हैं, मिनिस्ट्री इनके पास अवेलेबल है, हुकूमत के साथ इन टच है और सारी मुराद ये अभी ले रहे हैं और आके आवाम के सामने जो है ये गलत बात करना, उनके जहनों में जो है वो एक गलत बात को पुटअप करना, तो इनको वज़ीर मुनाफ़िक़त देनी चाहिए थी। वज़ीर जो अभी तालीम है वो तो इनको जचती नहीं है, चूँकि एक वज़ीर कन्फ्यूजन भी हम दे सकते थे उनको। अभी ये बैठ के जो है ना फूड के ऊपर बात कर रहे हैं। तो शहजाद आगा साहब, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू कि काइंडली जो आपका काम है ना, जो आपकी मिनिस्ट्री है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। उस पर बड़ा काम करने के लिए बड़े मवाद हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक एजुकेशन सिस्टम, एक क्वालिटी एजुकेशन देना आपकी ज़िम्मेदारी भी है। काइंडली उस चीज़ को आप देखिएगा। हमें भी फ़ख्र महसूस होगा जब हम बोलेंगे कि वज़ीर तालीम ने जो है वो ये अहम जो है वो इक़दामात उठाए हैं तालीम के हवाले से, ना कि वो बरक़ियात के हवाले से चीखते चलाते हुए नज़र आए, ना कि वो फूड के हवाले से चीखते चलाते हुए नज़र आए। तो ये अब हमें भी तो कुछ अच्छा बोलने का आप मौका देना। और एक और मैसेज आपको मैं देना चाहूँगी, काइंडली देखिए, जो मेरा काम है मैं डंके की चोट पे करूँगी। मुझे अपने काम का इल्म है, मुझे अपने काम का आइडिया है और मुझे अपनी पावर का अंदाज़ा है। जो मेरा काम है मैं करूँगी और मैं करके दिखाऊँगी। लेकिन मेरे काम के ऊपर अब आपकी जानिब से आपके फैमिली मेम्बर्स उठ के मुझे धमकियाँ देते हुए नज़र ना आए काइंडली, क्योंकि अगर आपने सियासत करनी है तो आप आएँ, सियासत करें, और अगर आपने सियासत नहीं करनी तो घर में आप चूड़ी और चादर पहन के बैठ जाएँ ना, और अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को तो बाहर निकाल के इस तरह के जो नहीं उस चीज़ काम के लिए इस्तेमाल ना करें। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि मेरा इशारा आपकी किस फैमिली मेम्बर की जानिब है। और नाज़रीन, यहाँ पर कासिम नसीम साहब को मैं जो है वो अप्रिसिएशन जो है ना उनको देना चाहती हूँ, बिकॉज़ बाकी तमाम तर साफ़ियों को हमने देखा वो अपने सवालात उठा रहे थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रख रहे थे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये जब ब्रीफिंग दी गई कि भाई गंदम सब्सिडी के ऊपर हम खेल रचने जा रहे हैं और ये अच्छा इक़दाम है, तो साफ़ियों ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया। बट कासिम नसीम साहब का मुझे एक यूनिकनेस ये नज़र आई कि जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, वो जो उन्होंने अपनी बात सामने रखी, उन्होंने यही कहा कि शहजाद आगा साहब, आप और आपकी कैबिनेट फैसला करके आ चुकी है। आप लोगों ने अपना जो भी मुआहिदा था, अपने मफादात के तहत या जो भी आप लोगों की प्लानिंग थी, जो भी एक आप लोगों ने आउटपुट निकालना था इस पूरे मुआवजे का, वो आप निकाल चुके हैं। और अब आप बैठकर यहाँ पर एक ड्रामा ये रचा रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को भी हमने बीच में शामिल किया, हमने तमाम जो है ना वो जो भी सेक्टर्स थे उनको एतमाद में लेके हमने काम किया। हालांकि आप लोग तो अपने सारे मामला तय करने के बाद आप लोगों ने स्टेक होल्डर्स को साथ में बिठा के रखा और ये एक आवाम को दोबारा से धोखा दिया और ये मैसेज दिया कि भाई देखें, हमने इन लोगों को भी एतमाद में लिया, इनके भी आइडियाज़ साथ में शामिल किए और ये भी रजामंद है। हालांकि कासिम नसीम साहब के जो स्टेटमेंट था वाज़िह और है, बड़े वैलिड अंदाज में उन्होंने कहा कि भाई ये सारे मामला हो चुके और अब आप जस्ट धोखा देने के लिए और आवाम को एक जो है वो मुनाफिकत के तौर पर सामने आके बैठ के बोल रहे हैं कि भाई हमने तो ये सारी बातें जो है ना मिल पे बैठ के हम लोगों ने हल की हैं। तो कासिम नसीम साहब जो है ना वो रियली आई अप्रिशिएट यू कि आपने बाकी साफ़ियों से हटकर जो है आपने इस एजेंडे को समझा, आपने इसकी डेप्थ में जाके तमाम तर मामलात का जायज़ा लिया और उसके बाद जो है वो आपने अपनी स्टेटमेंट सामने रखी। और नाज़रीन, ये भी कहती चलूँ कि कासिम भट्ट साहब ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कासिम भट्ट साहब एक बहुत ही
सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े ही विल रखते हैं अपने जो उनका करियर है, प्रोफेशन है, उस हवाले से, और बड़े उनकी हमने अच्छे जो है वो सहाफ़ती एक पहलुओं को भी देखा है। इसी जो ब्रीफिंग सेशन में जो है वो कासिम भट्ट साहब सवाल कर रहे हैं और शहजाद आगा साहब फरमाते हैं कि कासिम भट्ट साहब आप जो है वो तकरीर मत करें, आप सवाल करें और हमसे सवाल का जवाब लें और फिर आप बैठ जाएं। तो शहजाद आगा साहब, मैं आपके ऊपर वापस आना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन आपका जो माशाल्लाह से एक बिहेवियर है ना, वो मजबूर कर देता है हमें आईना दिखाने में। आपने मुझे एक दफ़ा कहा कि महविश, मैं सहाफ़ती एक जो है वो दौर से गुज़र के मैं अभी इस स्टेज पर पहुंचा हूं, मैंने सहाफ़त की है, मैं सहाफ़ी भी था। तो भाई आप पहले सहाफ़ी थे, आप चपरासी थे, मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अभी आपके करंट जो पोजीशन है उससे लेना देना है। अगर तो आप सहाफ़ी होते, अगर आप सहाफ़ी थे तो फिर आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता था कि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट की जो है वो इस तरह से इंसल्ट करते और आपने बदतमीज़ी करते हुए ये कहा कि आप जो है वो तकरीर मत करें, आप सवाल करें। आपको क्या पता सवाल और तकरीर में फ़र्क, आपको अगर समझ में आता तो आपको इतना भी समझ में आना चाहिए था कि जितने भी जर्नलिस्ट हजरात वहाँ पर बैठे हुए थे वो कितनी देर से आपकी तकरीर सुन रहे थे। आपका वो जो एक पूरा प्लान करदा जो एजेंडा जो कि आपने लोगों के माइंड में फिट करना था, फिक्स्ड करना था, उसको ये लोग कितने खामोशी से, कितने घंटों से वो सुनते रहे और उन्होंने कवरेज देने के लिए वहाँ पर बैठे रहे। आपको इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए था। आपको, अगर आप सहाफ़ी होते, अगर आप सहाफ़ी थे पास्ट में, तो आपको इतना एथिक्स तो आपके अंदर होना चाहिए था। और आप वहाँ पर जो है वो कासिम भट्ट साहब के सवाल के जवाब देने की बजाय आप कहते हैं कि भाई शॉर्ट में सवाल जवाब करो, तकरीर मत करो। आप कोई अदालत में आए हैं कि आपसे पूछा जाए कि बताएं जुर्म आपने किया है, नहीं किया, हाँ या ना में आपने जवाब देना था। ऑब्वियसली एक जर्नलिस्ट है, उसने आपको पूरा पहलू समझाना है, फिर उसने अपना सवाल आपके सामने रखना है और फिर आपने जवाब देना होता है। तो ये आपका जो बिहेवियर देखा मैंने कासिम भट्ट साहब के सामने, तो ये मुझे तो एक नागवार एक हरकत गुजरी है और ये अनएक्सपेक्टेड था एक मिनिस्टर से, जो कि एक करंट मिनिस्टर हो, मिनिस्ट्री उनके पास है और वो इतने गंदे अंदाज में जो है ये आगे सीनियर जर्नलिस्ट को कह रहे हैं कि भाई आप तकरीर मत करें, आप सवाल करें। तो फिर हम भी आपसे कहते हैं कि आप काम करें, आप फालतू के बैठ के जो नहीं दूसरों की जिम्मेदारियों के ऊपर अपना भाषण मत दें, क्योंकि बहुत से लोगों के नज़दीक आपने जो इतने देर अपना एक भाषण जारी किया वो फजूल की भाषण नहीं थी, वो तकरीर कोई इतना मुफीद मुस्तनीद होने वाली कोई जो है ना कुरानी आयत तो थी नहीं। और नाज़रीन, ये हमारे जो कुछ पॉलिटिशियंस कह लें, कुछ हमारे जो है वो अवामी लीडर जो अपने आप को कहते हैं, नाज़रीन मजबूर कर देते हैं हमें इतना सख्त बोलने के ऊपर और इस लहजे में बात करने के ऊपर हमें मजबूर कर देते हैं, क्योंकि आईना इनसे देखा नहीं जाता। आईना दिखाओ तो ये बुरा मान जाते हैं, आईना दिखाओ तो ये उल्टा हमें ही जो है वो टारगेट करने शुरू हो जाते हैं। आईना दिखाओ तो फिर ये अपने घर की फैमिली मेम्बर्स को सामने कर देते हैं कि भाई जाओ आप लड़ो और चूड़ी और चादर पहन के हम साइड पे बैठेंगे। तो ये जेब नहीं देता, फिर हम भी जो है वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आवाम की नुमाइंदगी भी तो करनी है ना। अब चंद लोग बैठे हुए, एक ग्रुप बैठा हुआ है, वो अगर जो है किसी पॉलिटिशियन की वाहवाही करे, इट डजंट मीन कि पूरा इलाका आपकी वाहवाही कर रहा होगा। काइंडली इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इसके अलावा नाज़रीन, ताजवर साहब को भी जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है। ताजवर साहब और उनके साथ भी कुछ जो है वो पॉलिटिशियंस जो है वो तशरीफ़ फरमा थे और उन्होंने इस इशू के ऊपर बड़ा ही ब्रीफली जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। जो गिलगित बल्तिस्तान के रियलिटी अभी तक गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को नहीं मिल पाए हैं, जो जहाँ पर जिस तिजोरी में जा रहे हैं और उससे जहाँ पर जिन लोगों को बेनिफिट हो रहा है उसके ऊपर भी जो है बड़े ब्रीफली अंदाज में कहा। और कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की रियलिटी, चाहे वो टूरिज़्म देख लें, चाहे वो पहाड़ों के, चाहे वो दरियाओं के, चाहे वो जेम्स के, ठीक है ना, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को तो नहीं उससे कोई फ़ायदा हो रहा। जहाँ हो रहा है वो लोग फ़ायदा ले रहे हैं और वो अपना सिस्टम चला रहे हैं। और बाद में बात की जाए तो फिर यहाँ पर हमें ही स्ट्रिक्टनेस किया जाता है, हमारे ऊपर ही जो है वो सख्तियाँ की जाती हैं। ये कहाँ का असूल है? पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है और आज भी है और शायद कल भी रहेगी। लेकिन इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जिसको ताजवर साहब और दीगर जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बैठ के रेस किया, तो ये बड़ा एक अच्छा गेस्चर दिया उन्होंने। इसके अलावा नाज़रीन, अब बात करते हैं इमरान शाह साहब की।
खैर ईमान शाह साहब के ऊपर नाज़रीन क्या ही बात करें अब, वो सहाफ़ी भी नहीं, क्योंकि वो जो है एक न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर हैं, या ये वो भी नहीं क्योंकि वो एक डिजिटल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया पे लेके बैठे हुए हैं, या वो ये भी नहीं है क्योंकि वो इस वक्त जो है वो शायद तो हुकूमत के साथ हैं, तो या तो मिनिस्टर हैं, या तो मिनिस्टर भी नहीं है, तर्जुमान हैं, या तो तर्जुमान भी नहीं है, माउन हैं। ये हैं कि असल में इनको खुद नहीं समझ में आ रहा। बहुत सी जगहों पे कभी अपने आप को मिनिस्टर कहते हैं, कभी ये माउन, तो कभी ये अपने आप को सहाफ़ी, तो कभी तो तर्जुमान, तो कभी तो चीफ़ एडिटर। पता नहीं क्या ही खिचड़ी इन्होंने बना के रखी हुई है। खैर जिस चीज़ की चाह थी इनको, जिस चीज़ की तलब थी इनको, वो इनको मिल चुकी है। और इनको तलब थी गवर्नमेंट की जानिब से एक हड्डी की, जो कि इनके सामने फेंक दी गई है। अभी जो 1.5 साल का अरसा रहेगा, इसको वो जो है वो चबाते रहेंगे, चाटते रहेंगे, और चाटते चाटते ही आवाम को जो भी गवर्नमेंट की खामियां हैं सबको कहेंगे कि भाई खामियां तो कोई भी नहीं है, खामियां अगर किसी में हैं तो वो आवाम में हैं, अगर किसी के दिमाग में गंदगी भरी हुई है तो वो आवाम के हैं, अगर तो किसी के अंदर नाअहली छुपी हुई है तो वो आवाम के अंदर हैं, और अगर कोई गलत बात करता है तो वो भी हुकूमत नहीं, हुकूमत के नुमाइंदे नहीं, हुकूमत के चेले नहीं, बल्कि अवाम हैं। जब ये आते हैं सहाफ़त में तो फिर ये जो है वो गवर्नमेंट के बस जी ना लिहाज रखते हैं और ना ही इनको शर्म हया आती है जब ये मुंह फाड़ फाड़ कर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो जुमले इस्तेमाल करते हैं। और जब जी इनको वो हड्डी फेंक दी जाती है इनके ऊपर, तो वो ये चाटने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने लज्जत के साथ ये चाटते हैं उस हड्डी को कि अभी इतना सेंसिटिव इशू, और ये ख़ुद ईमान शाह साहब भी जानते हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ऐसे ही सिलसिले चले तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जो है वो कितना अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा, ये बात वो भी जानते हैं। लेकिन फिर भी चमचागिरी करेंगे, फिर भी जो है वो गवर्नमेंट के तलवे चाटेंगे क्योंकि उनके आगे हड्डी फेंकी गई है। तो ये आई डोंट थिंक कि उनकी कोई गलती है। उनकी जो एक चाह थी ना, एक जो तलब थी, वो अभी पूरी हो चुकी है, लेकिन वो 1.5 साल में वो हड्डी भी जो है ना उनके पास से ले ली जाएगी, और शायद वो दोबारा एक सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान या इंटरनेशनल जो है वो एक सहाफ़त का जो है वो कलम का लेकर जो है वो अपने जगह पे विराजमान हो जाएं, और फिर वो दोबारा से अपना घिसा पिटा एक जो उनका नज़रिया है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना है, इन लोगों के अगेंस्ट बोलना है, इन लोगों की खुशामद करनी है, वो अपना वही सिलसिला शायद तो जारी रखेंगे। लेकिन ईमान शाह साहब जानते आप भी हैं, पता गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भी है कि आप जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ कितना ज़्यादती इस वक्त आप कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट का एक जो एजेंडा किया गया, जो सेट किया गया एजेंडा है, उसको आप गिलगित बल्तिस्तान के जो मासूम अवाम है उनके जो दिमाग में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप अपना जो आपका प्रोफेशन है उससे कितनी गद्दारी कर रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं इस चीज़ को। सो इफ़ यू वांट टू डू दिस, सो कीप कंटिन्यू। इसके अलावा नाज़रीन आगे बढ़ते हैं शम्स लोन साहब की जानिब। शम्स लोन साहब नाज़रीन पहले तो अपने आप को, खैर यहाँ भी कन्फ्यूजन है, ये बात मैं वाज़ेह करती चलूँ, यहाँ भी कन्फ्यूजन है, शम्स लोन साहब को भी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन अब कैसी है कि ये पहले अपने आप को कहते रहे कि फूड मिनिस्टर, खालिद खुर्शीद साहब के दौर में ये फूड मिनिस्टर थे, यानी कि जो PTI का दौर गुजरा उसमें ये फूड मिनिस्टर थे, जबकि फूड की मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर के पास होती है और ये एडवाइज़र टू फूड मिनिस्टर थे। ये इनको उस दौरे हुकूमत में बात क्लियर नहीं हुई, ना ही शायद किसी ने इनको समझाने की कोशिश की और ना ही शायद इन्होंने समझने की कोशिश की, और डायरेक्टली मिनिस्टर का टैग अपने सीने पे चिपका लिया। इसके बाद नाज़रीन वज़ीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं, वो जब इनको मिला तो इन्होंने कहा कि भाई मैं मिनिस्टर बन चुका हूँ अगेन, और जो भी मामलात हैं आप जो है ना मैं देखूँगा। बट ये फिर भूल गए कि पहले तो ये मिनिस्ट्री जो है गिलगित बल्तिस्तान में उस तरीके से कभी रही ही नहीं, और जब अभी आई है, इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो ये मिनिस्ट्री भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के पास ही होता है। अगेन ये एडवाइज़र टू इंटायर मिनिस्टर कह लें जो कि चीफ मिनिस्टर के पास होता है। सो क्यों ये इतने कन्फ्यूजन का शिकार हैं? क्यों नहीं इनको इल्म होता कि भाई हमारा ओहदा क्या है, हमारा काम क्या है? क्यों नहीं इनको पता चलता? समझ सवाल है नाज़रीन। जब इनके पास फूड के मामलात थे, गंदम के बड़े से बड़े स्कैंडल्स मंजराम पर आए और 0% परफॉर्मेंस शम्स लोन साहब की रही,
और जानते हैं, वो खुद भी हैं, उनकी कैबिनेट भी जो है वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि कितना पुअर रिज़ल्ट जो है वो शम्स लोन साहब ने जो अपना इनका फूड मिनिस्टर जब ये थे, सो कॉल्ड फूड मिनिस्टर जब ये थे, तो कितना गंदा इन्होंने रिज़ल्ट दिया और आवाम को कितने मुश्किलात का सामना हुआ। और इसके बाद जो है वही फूड की जो मिनिस्ट्री है वो काजिम मिसम साहब को उनको दी गई, उनको जो है वो थमाने की कोशिश की गई, बट उन्होंने, वो भी खैर अपनी जगह पे एक समझदार शख्सियत हैं जिन्होंने लेने से साफ इनकार किया। गालिब रिजवी साहब पीछे खड़े थे, तो ये बैक पे खैर मामलात थे। तो ये मिनिस्ट्री कोई लेने को तैयार नहीं होता नाज़रीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम करना पड़ता है आवाम की खातिर, जो है वो डंके की चोट पर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के जो राइट्स हैं वो यहाँ फेडरल में बताने पड़ते हैं, अपना राइट यहाँ पर मनवाना पड़ता है। अब इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत भी तो होनी चाहिए ना कि कोई ये मिनिस्ट्री ले और फिर इस हवाले से जो है वो अहम इक़दामात भी करें। शम्स लोन साहब भी अभी कुर्सी पे विराजमान और फिर कह रहे हैं कि भाई देखें जी, गिलगित बल्तिस्तान की गयूर आवाम, हम आपको जो है वो मुश्किलात में नहीं डालना चाहते, लेकिन मजबूरी है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो फेडरल में जो गवर्नमेंट है उनका अपने एक अलग सिस्टम है, सिनेरियो है, उसको देखते हुए अभी ये थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी और कैटेगरी बनाई जाएंगी। गरीब को हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे करते थे, थोड़े से जो उससे अपर लेवल के लोग हैं उनको जो है वो थोड़ी ज़्यादा कीमत भरनी पड़ेगी और उससे ऊपर वालों को जो है वो अच्छी खासी, जो फेडरल में कीमत चल रही है गंदम की, वही गंदम जो है वो उनको इसी कीमत पे मिलेगी। तो ये अच्छा खासा भाषण तो उन्होंने बड़े अच्छे से बोला, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जैसे इनकी फूड की मिनिस्ट्री में रही थी ज़ीरो, जैसे इनकी जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में अभी तक रही है ज़ीरो, वैसे ही अभी जो इन्होंने भाषण दिया है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, सहाफ़ियों को सामने बिठा के कि भाई देखो मामलात तो ख़राब नहीं है, ख़राब अगर कोई सोच रहा है तो वो तो जर्नलिस्ट आगे पैगाम गलत दे रहे हैं और आवाम वैसे ही गलत सोच रही है। तो ये उनका ये भाषण था नाज़रीन। हालांकि दे ये लॉलीपॉप रहे हैं, ये चला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे हैं, कर ये मुनाफिकत रहे हैं। चेहरा इन्होंने जो है वो अपना चेहरे के ऊपर नकाब लगा के रखा हुआ है और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनमें से भी जो है वो 50 to 60% जो है इनकी बातों को सच समझ के बैठ जाते हैं और इनके पीछे ऐसे चलते हैं जैसे कि लकीर के फ़कीर होते हैं। काइंडली अपना स्टैंड लेना सीखें, क्या सही है क्या गलत है बच्चे को पता होना चाहिए, क्या राइट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, उस हवाले से भी तो हमें ख़ुद तो कुछ आइडिया और कुछ इल्म होना चाहिए। अगर तो नाज़रीन हमारे गिलगित बल्तिस्तान के पॉलिटिशियंस में दम होता, जिगरा होता, तो जो पहले जितने भी स्कैंडल्स गंदम के निकले हैं और इसके अलावा जितनी दफ़ा गंदम के ऊपर इशू क्रिएट हुआ है, तब ये लोग क्यों नहीं जो है वो फेडरल में धरना लगा के बैठे कि भाई गिलगित बल्तिस्तान की सब्सिडी के ऊपर क्यों बात की जाती है, हमेशा रियल्टी तो देने की कोई बात नहीं की जाती है और कोई राइट्स देने की बात नहीं की जाती है। NFC अवार्ड तक तो गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से महरूम रखा गया है, लेकिन जब भी कुछ लेना है तो भाई जो सब्सिडीज़ है उसको टारगेट करते हैं। क्यों नहीं हमारे गिलगित बल्तिस्तान क्या है जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, क्यों नहीं मैदान में यहाँ पर आगे धरना देते, GB हाउस को बंद करके बाहर क्यों नहीं खड़े होकर बताते। लेकिन उसकी वो दम चाहिए, उसके लिए जिगरा चाहिए, उसके लिए विजन चाहिए, उसके लिए जो है वो इलाके का एक दुख दर्द जो है वो दिल में मौजूद होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, GB हाउस में तशरीफ़ फरमाएं, AC वाले रूम में बैठ गए, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया और बताएं कि भाई हम मीटिंग कर रहे हैं। क्या खाक मीटिंग कर रहे हैं भाई आप लोग? बहुत ही निहायत ही बेवकूफ़ वो जो है वो साफ़ी हजरात होंगे जो कि इनकी बातों में आ जाते हैं और इनकी चमचागिरी करते हैं। जो सही काम करता है, जो वैलिड काम करता है, उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। नवाज़ खान नाजिर साहब को नाज़रीन मैं यहाँ पर नाम ज़रूर लूँ। अभी ये जो खिचड़ी नुमा जो एक कैबिनेट बनी है, गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत बनी है, उसमें भी नवाज़ खान नाजिर साहब कितने दबंग अंदाज में बैठ के उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था सबके सामने है। इवन पॉलिटिशियंस जो अपनी पार्टी को पहले इतना डिफेंड करते थे, वही आज अपनी पार्टी को गालम गलोच देके दुनिया जहान के इल्ज़ामात लगा के चंद जो है वो अरसे के लिए इक़्तिदार में आने की हवस जो लेकर जो है वो विराजमान हुए कुर्सी पर, उनके चेहरे भी तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को याद होने चाहिए। और जब तक अपने राइट्स के लिए आप लोग नहीं बोलेंगे, हम यही डिज़र्व ही करते रहेंगे। अपने काइंडली जो अहमियत है, जो अफादियत है, उसको पहचानें, अपने राइट्स के लिए बोलें।
क्योंकि ये इशू आपका और महविश मुमताज़ बेग का नहीं बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हो सकता है। नाज़रीन, ये अभी जितनी बातें मैंने प्रोग्राम में कही हैं, शहजाद आगा साहब के हवाले से जो उनके स्टेटमेंट्स रहे हैं, शम्स लोन साहब के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, ये इस वक्त मेरे पास मौजूद है। नाज़रीन, ये सारी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनकी जो ब्रीफिंग्स रही हैं और जितने भी एक्ट के ऊपर जो इन्होंने अप्रूवल किए हैं, सिग्नेचर्स इनके हैं, वो तमाम नाज़रीन ये देख लें। चैप्टर 4, 5 ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं इधर। अगर कोई चाहता है तो फिर इसको भी ऑनर किया जा सकता है। जो इनके इंटरव्यूज़ हैं सोशल मीडिया पे तो वैसे भी अवेलेबल हैं, वो भी सामने कर दिए जाते हैं। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।